स्वागत है हमारे आज के वीडियो के अंदर। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखेंगे। जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसी के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप अपने प्रश्नों के आंसर के हिसाब से मिलान कर सकते हैं कि आपने क्या आंसर दिए हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखो यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2, 3, 4 और 1। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, तो इस पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 2। निम्नांकित में से सर्वनाम है। निम्नांकित में से सर्वनाम है। सर्वनाम पता है, ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन दे रखा वह, क्रिया, ताल या गति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्वनाम क्या हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा। ये है आपका दूसरे सवाल का आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो तीसरा सवाल दे रखा है, तीसरा सवाल दे रखा है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था ऑप्शन बंगाल में, पटना में, डुमराव में या भोपाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डुमराव में अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल दे रखा है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो बाल गोविंद भगत साहब ऑप्शन दे रखा, स्वयं को, कबीर को, अपने पुत्र को या अपने पतोहू को। तो आंसर क्या हो जाएगा? कबीर जी को। बाल गोविंद भगत साहब कबीर जी को मानते थे। नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा पाठ की जो विधा है, देखो मैंने एक कल ही इसका एक प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व करवाया था, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो फिर से एक रिलेटेड इसी से नेताजी के चश्मे चैप्टर से सवाल पूछा गया है कि पाठ की विधा क्या है। मतलब ये कहानी है, कविता है, नाटक है या उपन्यास है। तो ये क्या है? एक कहानी है। ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है, एक कहानी यह भी, लेखक का नाम। एक कहानी यह, ये भी एक कहानी है। उनके जो लेखक हैं उनके नाम मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, आपके गोपाल दास, नीरज और मनु भंडारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मनु भंडारी थी। उन्होंने एक कहानी यह भी के लेखक हैं मनु भंडारी। देखो मैंने कल भी कहा था कि लेखक से रिलेटेड सवाल दो तीन जरूर सवाल एग्जाम में आएंगे। देखो ये तो यहाँ से देखो एक दो सवाल देखने को मिल रहे हैं यहाँ से लेखक से रिलेटेड। अगला सवाल है, अगला सवाल है, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए? शिव धनुष को खंडित देकर, अकारण ही, राम के मोक रूप को देकर या राजा जनक को देकर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिव धनुष को खंडित देकर। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है सूर्य को, पथिक को, बादल को या स्वयं को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह में कविता में बादल को संबोधित किया है कवि ने। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? जो सूरदास, देखो सूरदास वाला मैंने कल एक बनाया जो प्रश्न पत्र सॉल्व करा, उसमें भी सूरदास से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर भी सूरदास से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है कि सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी या प्राकृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। मधुप गुण गुना कर जाता कौन कहानी, या अपनी उपरोक्त पंक्तियों में से कहानी कौन कह रहा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? भंवरा, चिड़िया, तुलसीदास या पुष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके भंवरा। तो यहाँ पर जो ये कहानी कौन कह रहा है? भंवरा कह रहा है। अगला सवाल है, भोलानाथ का असली नाम क्या था? कल भी एक मैंने इसमें भोलानाथ से एक सवाल रिलेटेड पूछा गया था कि भोलानाथ का असली नाम क्या था? कन्हैया, तारकेश्वर नाथ, बम भोला या राम। तो इसका आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। मैं क्यों लिखता हूँ, देखो कल भी इसमें एक लास्ट सवाल था, मैं क्यों लिखता हूँ से रिलेटेड।
कि मैं हिरोशिमा से रिलेटेड सवाल पूछा था तो वो कहानी का नाम क्या था, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक का नाम क्या है आपके, अज्ञे। अज्ञे पाठ के लेखक का नाम है। फिर चलते हैं, तो ये थे आपके 12 ऑप्शनल सवाल, यानी कि जिसके अंदर 12 में से मुझे उम्मीद है कि आपने कम से कम 10 मतलब पूरे 12 किए होंगे, राइट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वर संधि के प्रकार, देखो यहाँ पर ब्लैंक्स दे रखे हैं कि स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5। पहले का आंसर हो जाएगा 5। यथाशक्ति शब्द में समास, देखो यथाशक्ति शब्द में समास पूछा गया है, तो यथाशक्ति शब्द में जो समास की बात करें तो देखो यथाशक्ति का वैसे अर्थ क्या होता है, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर यथाशक्ति का अंदर समास कौन सा होगा आपके, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। तो ये ध्यान में रखना है, कौन सा समास हो जाएगा आपके, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। फिर विदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है, विदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो विदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है आपका, तो यहाँ पर विदेश शब्द के अंदर जो उपसर्ग है वो कौन सा होगा आपका, वी उपसर्ग होगा। देखो वी प्लस देश, देश के आगे कौन सा उपसर्ग है, वी, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी उपसर्ग हो जाएगा। वे विशेषण जो किसी प्रकार पदार्थ की निश्चित अनिश्चित मात्रा, परिमाण, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, किसी का तोल, किसी का वजन, किसी का माप, किसी का नंबर, उसको बोलते हैं परिमाण। तो बोध करा तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा विशेषण बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या बोलते हैं, किसी भाव, देखो भाव पहले बोल रखा भाव, तो किसी का भाव, कोई गुण, कोई दशा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। पालनहार शब्द में प्रत्यय, देखो उपसर्ग का भी यहाँ पर सवाल दे दिया है, प्रत्यय का भी एक सवाल दे दिया है। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। तो पालनहार, पालनहार का नहीं, पालने वाला, जो पालता है उसको बोलता है पालनहार। तो पीछे पालन, पालन इसका मूल शब्द है। अगर आप इसको संधि विच्छेद करते हो, अगर इसको आप संधि विच्छेद, अगर आप इसको दो शब्दों में डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, पालन प्लस हार। तो ये मूल शब्द हो गया, प्रत्यय क्या हो गया आपका, हार हो गया। तो इसका प्रत्यय क्या होगा आपका, हार हो जाएगा। पालनहार में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, हार प्रत्यय हो जाएगा। फिर तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में आपका गद्यांश था, तो गद्यांश को अच्छे से रीड करना था, अच्छे से पढ़ना था, और पढ़ के फिर क्या करना था, जैसे कि गद्यांश दे रखा है, ऋतु के अनुसार ही त्योहारों का समावेश किया जाता है भारत में, और 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। बसंत के त्योहार में उद्यान उपवनों में वृक्षलता को देखकर मन नहीं उठा जाएगा, ये सब ये आपको अच्छे से पढ़ना था। फिर देखो वर्षा, वर्षा ऋतु भी कम मोहक नहीं होती, वर्षा ऋतु में तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन और त्योहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्षा की रिमझिम में तीज का त्योहार नारी शक्ति को दलित किए बिना नहीं रहता है, सुख सौभाग्य की कामना करते हुए त्योहार मनाती है। रक्षाबंधन भाई बहन का टूट प्रेम का प्रतीक है। तो ये आपके सामने गद्यांश था। अब सबसे पहले तो आपको इसका शीर्षक बताना है, तो शीर्षक क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा आपके उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, ऋतुएं और त्योहार। क्या हो जाएगा आपका, इसका जो शीर्षक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऋतुएं और त्योहार हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा, आपके शीर्षक हो जाएगा ऋतुएं और त्योहार हो जाएगा। क्लियर। भारत में ऋतु कब परिवर्तन होती है, देखो यहाँ पर भारत में जो ऋतु है कब परिवर्तन होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में जो ऋतुएं होती है वो हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। तो भारत में जो ऋतु भर हर 2 महीने बाद परिवर्तन होता है। अगला सवाल है, वर्षा ऋतु में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो देखो वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि वर्षा ऋतु में देखो तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन। ये आपको लिखना था कि वर्षा ऋतु में तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन त्योहार मनाए जाते हैं। फिर है अपना, फिर दे रखा है अगला सवाल, ये हो गया आपका, ये भी हो गया, तीसरा भी हो गया। रक्षाबंधन किसका प्रतीक होता है, तो रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है।
तो ये देखो लिखा हुआ है, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक होता है। तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो देखो तीज का त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है कि वर्षा की रिमझिम में तीज का त्योहार नारी मन को उद्देश्य के बिना नहीं रहता। तो बरसात ऋतु के अंदर देखो तीज का त्योहार जो सौभाग्य की कामना करते हुए त्योहार मनाती है। तो ये महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, नारी मन को उद्वेलित के बिना नहीं रह पाता है। जो तीज का त्योहार उस कंडीशन में उसमें मनाया जाता है। दुर्भाग्य का विपरीत पता ही है आपको, सौभाग्य, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। दुर्भाग्य का क्या होगा आपका? सौभाग्य हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका विलोम शब्द। क्लियर? अगला सवाल है, अगला सवाल के अंदर है आपके अ, पद्यांश। देखो गद्यांश था, ये पद्यांश है। उसको भी पढ़ के अच्छे से क्या करना है आपको, इसका अच्छे से पढ़ना है। तोड़ो 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 ये पत्थर की चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। फिर दे रखे हैं आधे आधे गाने। ये इसके ऊपर जो पद्यांश था उसको बेस पर ये सवाल दे रखा है कि उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है आपका? देखो उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक की बात करें तो आपको इसमें अच्छे से झूठे बंधन टूटे, तोड़ो 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 छूटे बंधन टूटे धरती को हम जाने। तो या तो आप ये कह सकते हो कि इसका ऊपर से या तो जो धरती को हम जाने, या फिर टूटे बंधन टूटे। तो मतलब आप इस हिसाब से आप उसका शीर्षक बना सकते हो। इसे उस हिसाब से देखा जाए तो धरती को हम जाने उचित शीर्षक रहेगा उस कंडीशन में। कभी क्या तोड़ने की बात कर रहा है? तो यहाँ पर देखो कभी क्या तोड़ने की बात कर रहा है? पत्थर ये चट्टाने। कभी पत्थर ये चट्टाने तोड़ने की बात कर रहा है। कभी पत्थर और चट्टान तोड़ने की बात क्यों कर रहा है? अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है। तो ये देखो आपके जो पद्यांश दे रखा है उसको अच्छे से रीड आउट करके आपको इसका आंसर जवाब देनी थी। फिर अगला, अगला खंड ख है। उसके खंड ब के अंदर जितने भी प्रश्न दे रखे वो आपकी टेक्स्ट बुक, आपके हिंदी के बुक्स में से दे रखे हैं। पांचवा चट्टा, ये सातवां सवाल जो दे रखा है मनु भंडारी वाला, काशी में संगीत आयोजन की प्राचीन अद्भुत परंपरा, ये आपके हिंदी के विषय के बुक में से हैं। मनु भंडारी के अपनी धरती को धैर्यवान सहनशिल्पियों का गया, ये भी कहानी के आधार पर दे रखा। ये अब संगत का कविता की मूल संवेदना, तो ये भी आपके किताब के सवालों से पूछा गया है। और भैया अभी 11वां बता देता हूँ यहाँ पर कि 11वां क्या है। 11वां श्री गणेश करना। श्री गणेश का मतलब होता है कोई नया कार्य शुरू करना, शुभारंभ करना, या कोई नया कार्य प्रारंभ करना। कोई नया कार्य श्री गणेश करना बोलते हैं, श्री गणेश करना यानी कि कोई नया कार्य प्रारंभ करना। तो इसका आप वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हो कि जैसे कि किसी के जैसे कि राम ने अपनी परीक्षा ख़त्म होने के बाद अपने नए व्यवसाय का श्री गणेश किया, या अपने नए व्यवसाय, अपने नए काम का शुभारंभ किया, या इसको स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो श्री गणेश करना यानी नया कार्य प्रारंभ करना, नया कार्य करना, शुरुआत करना। फिर अपने अगला सवाल, अगला सवाल के अंदर आपसे ये पूछा गया है आपका वापिस एक गद्यांश पूछा गया है। और गद्यांश इस प्रकार से आपको अच्छे से ये पढ़ना था और पढ़ के आपको नीचे के सवालों के क्या करने थे, जवाब देने थे। तो यहाँ पर ये गद्यांश दे रखा है। और देखो गद्यांश में पद्यांश में बहुत आसान रहता है प्रश्नों के सवालों का जवाब देना। आंसर गद्यांश में ही लिखे हुए होते हैं, उसी के अंदर चुप बार आपको देख के उसको आंसर अच्छे से पुट आउट करना है। तो ये यहाँ पर भी ये अच्छे से पढ़ के आपको क्या करना था, यहाँ पर इसके जो सवाल दे रखे थे इन आंसरों को अच्छे से पुट आउट करना था। फिर आगे भी दे रखा है, आगे भी ये पद्यांश है। पद्यांश को पढ़कर अच्छे से क्या करना था आपको, इसका सवालों के जवाब देने थे इस प्रकार से। फिर वापस आपके बुक से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। कांत त्रिपाठी निराला के बारे से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया। उत्तर सीमा जो 40 शब्दों में दे रखी है इस प्रकार से। तो ये भी आपके खंड 2 के अंदर भी किताब से ही रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। फिर आपके आते हैं सीधे आपके 18वें सवाल के अंदर। 18वें सवाल के अंदर आपको पूछा गया था, आपसे निबंध पूछा गया था। निबंध निबंध पूछा गया था जिसके अंदर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन कितना ज़रूरी है, डिसिप्लिन, कि भी विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की कितनी महत्वता है, कितना इंपॉर्टेंस है। तो इन बिंदुओं के आधार पर आपको एक तो इसके ऊपर लिखना था। दूसरा आपका दे रखा है स्वतंत्रता, यानी कि आज़ादी के 70 वर्ष, क्या खोया और क्या पाया। तो ये इसके इसके ऊपर भी निबंध टॉपिक देखो बहुत अच्छे अच्छे हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, स्वतंत्रता के बाद 70 साल में क्या खोया क्या पाया। इसके अलावा जैसे दे रखा है आपने
ये देखो सब दे रखे हैं, स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की स्थिति कैसी है, पहले कैसी थी, विकास की ओर बढ़ते हुए कदम, भविष्य, उपसंहार। तो ये इन बिंदुओं के आधार पर आपको इसका निबंध लिखना था। फिर तीसरा दे रखा है सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, कि आज के समय में सैनिक शिक्षा, देश के लिए बलिदान होने के लिए, देश के लिए अपना सेक्रीफाइस देने के लिए, या सैनिक सैनिक के लिए, सोल्जर के लिए, सोल्जर्स के लिए, उनके लिए क्या शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंस है आज के समय में। तो उनके स्तर, उसके आधार पर भी ये 5 बिंदुओं के आधार पर कि भई प्रस्तावना, सबसे पहले तो प्रस्तावना, फिर आपको सैनिक शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता क्यों है, भारत में प्रमुख सैनिक संस्थाएँ कौन-कौन सी है, उसके बारे में लिखना था। सैनिक शिक्षा का महत्व क्या है? देखो आज बात करें तो हमारे देश के अंदर आज कई प्रकार की आर्मी क्लासेस, स्कूलें होती है, आर्मी सैनिक शिक्षा दी जाती है बच्चों को। छोटी सी उम्र में बच्चों को आज सैनिक शिक्षा स्कूलों के अंदर या सैनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको डाल दिया जाता है, ताकि उनको उनके इम्पोर्टेंस के बारे में, सैनिक शिक्षा को और ज्ञान के बारे में वो जान सकें, उनको वो नॉलेज मिल सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है आज के समय में। फिर दे रखा है यदि मैं प्रधानमंत्री होता। चौथा देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। देखो ये तो आप अपने स्तर पर भी इसके बारे में अपने लिख सकते हो कि आप अपने आप को देश का प्रधानमंत्री समझ के कल्पना करके आप क्या-क्या आप बदलाव ला सकते हो अपने देश को प्रगति, अपने देश में प्रगति लाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, कौन-कौन से कार्य कर सकते हो, किनमें सुधार कर सकते हो। तो देखो प्रधानमंत्री पद के लिए महत्व, प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहता हूँ, क्यों ब क्या-क्या आपके गोल्स हैं, आपके क्या उद्देश्य हैं, टारगेट हैं, जिससे स्तर पर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री के रूप में भविष्य की क्या योजनाएँ बनाओगे, देश में सुधार, देश में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, समृद्धि के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ लाओगे। तो ये सारे अपने स्तर पर बिंदु बना के आपको अच्छे से लिखना था। तो बहुत अच्छे चारों के चारों टॉपिक थे निबंध के। आई होप कि आपने अच्छे से इसको किया होगा। फिर 19वाँ सवाल था, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए विद्यालय में शैक्षणिक भ्रमण, यानी कि कोई शैक्षिक शैक्षिक भ्रमण, जो शैक्षणिक भ्रमण कहीं जा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिखना था। स्वयं को लखनऊ निवासी वंदिता मानते हुए दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना था। तो या तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना था या फिर एक पत्र लिखना था, दोनों में से एक ही करना था। तो या तो आप पत्र लिखते या फिर इसमें प्रार्थना पत्र लिखते। स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हो अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु एक विज्ञापन। यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइज़मेंट देनी है कि भई मान लो आपको एक आपकी कोई पुरानी साइकिल है या उसको बेचना चाहते हो, तो आप किस प्रकार से उसकी एडवर्टाइज़मेंट करोगे, किस प्रकार से उसको छपवाओगे, क्या-क्या इसमें लिखोगे, क्या-क्या मेंशन करोगे, उस आधार पर आपको एक विज्ञापन बनाना था। तो ये था आपका पेपर। बहुत ही सिंपल पेपर था, बहुत ही ईज़ी पेपर था। तो उम्मीद है कि आपने पेपर को अच्छे से पुट आउट किया होगा, अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा, और मैंने जो भी ग्रामर से व्याकरण संबंधित सवाल थे उनको सॉल्यूशन करवाया है, और भी मैंने जो गद्यांश पद्यांश के रिलेटेड सवाल बताए, आंसर जो बताएँ। बाकी पेपर बहुत ईज़ी था, तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अगले पेपर के लिए आपको शुभकामनाएँ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।